दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अंशु जी का शुक्रिया अदा कर दूं और गांधी 150 चैनल का शुक्रिया अदा कर दूं कि उन्होंने मुझसे ये अ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रख सकूं। दोस्तों, मेरी शुरुआत जो है और जो कुछ मैं कहना चाहूँगा, वो कोई नई बात नहीं है। ये मैं और प्लेटफ़ॉर्म्स पर लगातार कहता रहा हूँ। वही बातें आपके साथ एक बार फिर शेयर करना चाहूँगा। अगर हम अपने देश का इतिहास देखें या देशों का इतिहास देखें, तो नेशन स्टेट यानी ये मेरा देश है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नेशन है, ये जो नोशन है, ये जो विचार है, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लगभग 300 साढ़े 300 साल पुराना है देश का कॉन्सेप्ट। सिविलाइजेशंस पहले भी रही हैं, कल्चर्स रहे हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं, इतिहास का हिस्सा है। इसलिए हमारे देश में भी हम एक देश हैं। इसका कोई अगर कॉन्सेप्ट था भी तो बहुत वीक, बहुत कमज़ोर कॉन्सेप्ट रहा होगा, कमज़ोर सोच रही होगी। क्योंकि रजवाड़े थे, राजा थे, उनकी सीमाएँ घटती और बढ़ती रहती थीं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे और अपनी सीमाएँ बढ़ा लेते थे, तो हर राजा का अपना देश हुआ करता था। और आज भी गाँव के बारे में जब कहीं हम दूसरी जगह पर होते हैं, तो अक्सर ये पूछते हैं लोग कि कौन से देश से आए हो? हिंदुस्तान के अंदर ही पूछते हैं कि कौन से देश से आए हो? कश्मीर जाएँ तो आपसे पूछते हैं आप हिंदुस्तानी हो, बंगाल जाएँ तो हिंदुस्तानी हो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि आप साउथ इंडियन हैं और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, आप बिहारी हैं आप। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अलग-अलग वक़्तों के ऊपर रहे हैं। एक देश हैं हम, ये बहुत वीक कॉन्सेप्ट रहा होगा। बड़ा बदलाव जो आया वो 1857 में आया मेरे ख़्याल में, जब हमने अंग्रेज़ों से एक मुचैटा लिया, एक बड़ा विद्रोह किया अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जिसके यहाँ सूरज नहीं डूबता था, जिसके शासन का सूरज नहीं डूबता था। वो बहुत ताकतवर था, बहुत बड़ा राज्य था और वो दुनिया भर से अपनी फौजें लेकर के अगर कहीं कोई सर उठाने की कोशिश करता था, तो वो भेज करके हर ऐसी कोशिश को नाकाम बना देते थे। हमारे देश में भी 1857 में कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोग हमारे देश के, कुछ राजा रजवाड़े हमारे देश के अंग्रेजों के साथ थे और कुछ लोग उनके खिलाफ उठे। ऐसा इतिहास दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करें तो हमें पता लगता है कि अवाम की जो हालत उस वक़्त अंग्रेज़ी शासन ने कर दी थी। जो अंग्रेज़ी शासन के आने से पहले इलाका दुनिया की 1/4 जीडीपी पैदा करता था, वो एकदम से बिल्कुल चूस लिया गया अगले 200 सालों में। उसको उसकी कमर तोड़ दी गई और उसको पूरी तरह से इकोनॉमिकली और अपंग बना दिया गया। यहाँ की सारी दौलत इकट्ठा करके यूरोप भेज दी गई। लूट का एक बड़ा बाजार गर्म हुआ। जो हमारी कलाएं थीं, उनके ऊपर बड़े-बड़े हमले हुए। जो हम पैदा करते थे देश के अंदर, उसको तहस-नहस कर दिया गया और इसलिए अवाम उठे। अवाम के साथ-साथ उठी जो बंगाल इन नेटिव इन्फेंट्री थी, जो ज़्यादातर सिपाही इधर से इकट्ठा किए गए थे और जिन्हें बड़ी-बड़ी जंगों में दुनिया में भेज करके झोंक दिया गया था। और जब वो जीत के आए तो वापस उनके ऊपर भी दमन शुरू हो गया। जो वादे किए थे अंग्रेजी शासन ने, वो सारे वादे झुठला दिए। तो एक तरफ राजे रजवाड़े थे, जिनके राज्यों को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया जा रहा था, एक के बाद एक के बाद एक।
दिल्ली का शासन, जो बहादुर शाह जफर का शासन था, बिल्कुल अपंग हो चुका था। और इन हालात में अवाम, राजा रजवाड़े और जो नई एक फौज बनाई थी, आधुनिक फौज जो थी, वो फौज, ये सब मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और उसके बाद हमें मालूम है कि हार गए इस इनकलाब में हम, जो पहला इनकलाब था और दुनिया का सबसे बड़ा अपने अंदर इनकलाब था। इंसानियत ने इससे पहले इतना बड़ा विद्रोह कभी देखा नहीं था। तो हारने के बाद जो टेरर था, जो दमन की चक्की अंग्रेजों ने चलाई, उसने भी हिंदुस्तानियों को, यहाँ के अवाम को पीस करके रख दिया। बिल्कुल वो भयानक दमन था। लेकिन इसमें बड़ी सीख थी, इस विद्रोह के अंदर बड़ी सीख पैदा हुई दोनों तरफ। एक तरफ अंग्रेजी शासन ने सीखा, बहुत सारे बदलाव किए शासन के अंदर। जो कंपनी का शासन था वो अब क्वीन विक्टोरिया का शासन हो गया, अंग्रेजों की सरकार का शासन हो गया। और उन्होंने ये कहा कि अब इनको इकट्ठे नहीं होने देना, इनके बीच में जितनी दरारें पड़ी हुई हैं उनको इस्तेमाल करके हमें शासन करने की जरूरत है। जो ब्रिटिश राज संभालने के लिए लोग भेजे जाते थे, उनका नंबर बहुत बढ़ाया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि हम कितने ताकतवर हैं और हम कितना दमन कर सकते हैं। अगर तुम सर उठाओगे तो हम सर कुचलने की ताकत रखते हैं। एजुकेशन में हस्तक्षेप किया गया, आपस में लड़वाने के लिए लगातार कोशिशें की गई। जो कुछ चलाने के लिए शासन को चाहिए था, उसके अंदर ऐसी तब्दीलियां की गई कि हर आदमी के पीछे मुखबिर लगाए गए, ताकि ये खबर हमेशा रहे कि ऐसा फिर तो कभी नहीं होने जा रहा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ मिल के उठने तो नहीं जा रहे कभी। दोबारा से ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। और हिंदुस्तानियों के लिए क्या सीख थी जो धीरे धीरे आई? वो ये थी कि हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, इसके ऊपर उबूर हासिल करना है, इसको सीखने की जरूरत है। ये एक तरफ जो सोच थी वो डेवलप हो रही थी, और दूसरी तरफ हमारी जो लीडरशिप उभर रही थी अगले 20-25 साल के अंदर, उस लीडरशिप को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि हमें इंटेलेक्चुअली, यानी जो दुनिया भर का ज्ञान है वो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर पॉलिटिकली हमें अपने पैरों पर खड़े होना है तो उसके लिए हमारे अंदर के सामाजिक बदलाव भी बहुत जरूरी है। ये सामाजिक बदलाव क्या थे? ये सामाजिक बदलाव वो थे जो आधार थे हमारे बंटवारे का। यहां के रहने वाले लोग, जिसे अब आज हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर खान पान में लोग बटे हुए थे, बोलियों में लोग बटे हुए थे, रहना और पहनने की जो कल्चर्स थे हमारे पास, उनमें बटे हुए थे, धर्मों में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे, और मर्द औरत में बटे हुए थे। ये सारी बंटवारे की लाइनें जो थी, ये जो सीमाएं थी, ये हमें एक दूसरे से मिलने से दूर रखती थी, हमें इकट्ठा होने से दूर रखती थी। हम किसी एक चीज पर इकट्ठा होकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बात बहुत साफ तरीके से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाई दे रही। अब इसमें एक चीज और समझने की है, वो ये है कि
दुनिया में जो देशों का गठन हो रहा था, उसकी चार दीवारी क्या थी? उसकी चार दीवारी बोली थी, कल्चर था। और कल्चर में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि कौन सी जबान वहां बोली जाती है। और इसलिए अगर हम यूरोप में डालें नजर एक बार, तो हमें यह दिखाई देता है कि इंग्लैंड में एक तरह की बोली अंग्रेजी बोली जाती थी, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती थी, जर्मन में जर्मनी बोली जाती थी, पोलैंड में पोलिश बोली जाती थी। तो जितने भी देश हैं उनका गठन बोलियों की सीमाओं के आधार के ऊपर हो रहा था। इटालियन लैंग्वेज ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जमाने तक कब्जा रहा था जर्मनी का। उसको फिर से रिवाइव किया गया, उसको फिर से प्रचारित किया गया। और जब ये प्रचारित हुआ तो इटली का गठन हुआ। इटली एक देश की तरह से पैदा हुआ, हम कह सकते हैं। और ये बात बड़ी साफ थी कि बोलियां और जो बाउंड्री बनेगी अब नेशन स्टेट की, वो बाउंड्रीज एक होंगी। पर हमारे देश में परेशानी थी। हमारे देश में तो ऐसी बोलियां थी, यानी तमिल बोलने वाला एक लफ्ज भी हिंदी का नहीं जानता, जैसे जर्मन का नहीं जानता, जैसे फ्रेंच का नहीं जानता, जैसे इटालियन का, रशियन का और स्पेनिश का नहीं जानता। तो ऐसे में जो हालात पैदा हुए उसमें बड़ी परेशानी खड़ी थी कि यहां नेशन स्टेट जिसे हम कहते हैं, यानी एक जो देश है, उसका गठन कैसे होगा? क्या ये अलग अलग देश बनेंगे? क्या कर्नाटका जो कन्नड़ बोलने वाला इलाका था, बंगाली बोलने वाला इलाका था, जो मलयालम बोलने वाला इलाका था, ये सारे इलाके अलग अलग होंगे, ये इनको इकट्ठा किया जा सकता? तो एक चीज कॉमन थी। कॉमन चीज क्या थी जिसकी बेसिस के ऊपर हमको इकट्ठा किया जा सकता? वो था अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन एक जैसा दमन पूरे मुल्क में कर रहा था, और इस दमन के खिलाफ खड़ा होना हमको इकट्ठा कर सकता। हम जातियों में बटे थे, जाति हमें इकट्ठा नहीं कर सकती। हम बोलियों में बटे थे, बोलियां हमें इकट्ठा नहीं कर सकती। हम खान पान में बटे हुए थे, रहन सहन में बटे हुए थे, पहनावे में बटे हुए थे, वो हमें इकट्ठा नहीं कर सकता। हम कल्चरली एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। हम मजहबों में बटे हुए थे, हम जातियों में बटे। तो ये इनमें से कोई भी चीज हमें इकट्ठा नहीं कर सकती थी। हमें क्या चीज इकट्ठा कर सकती थी? हमें ये चीज इकट्ठा कर सकती थी कि हम हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान एक ख्वाब है, और वो ख्वाब हम सबको एक सूत में पिरोता है। पर यह काम आसान नहीं था, ये काम बहुत मुश्किल काम था। इस काम को करने में बाधा दो तरफ से बहुत बड़ी थी। एक तरफ से बाधा ये थी कि मुसलमानों की लीडरशिप एक ये कह रही थी कि अंग्रेज शासन जब आया था तो हम इस देश पर राज कर रहे थे। गलत था, ये कहना ही गलत था, क्योंकि उस वक्त राजा राज कर रहे थे, मुसलमान राज नहीं कर रहे थे। आज भी ये कहना गलत है कि कोई मुसलमानों का राज था इस देश में, कोई हिंदुओं का राज था इस देश में। मैं ये समझता हूं कि अगर हम ये बात कहें कि राजा राज करते थे, उनका शासन होता था, ये सही होगा। हिंदुओं का एक जमात थी जो ये कह रही थी कि हम 1700 साल से गुलाम रहे अंग्रेजों के, और फिर हमें उससे पहले मुसलमानों के और उसके बाद अंग्रेजों के शासन में रहे। इस बात पर दोनों सहमत थे। जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान थे
और जो फंडामेंटलिस्ट हिंदू थे, जिनको बाद में हिंदू महासभा और आरएसएस रिप्रेजेंट कर रही थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रही थी, ये दोनों कुछ चीजों पर पूरी तरह से सहमत थे। एक तो इस बात पे सहमत थे कि मुसलमानों ने शासन किया है इस देश के ऊपर और उसके बाद अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि हमसे शासन लिया है, हमें वापस करो। और हिंदू फंडामेंटलिस्ट ये कह रहे थे कि हमसे मुसलमानों ने शासन छीना था, ये हमारा देश है, हम यहां पर मेजॉरिटी में हैं, इसलिए हमें वापस मिलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसका बहुत फायदा उठा रहे। अगर हम 20वीं सदी की शुरुआत से देखना, नजर डालना शुरू करें, तो ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि जगह जगह बड़े बड़े दंगे करवाने की कोशिशें की गई और उस पर काफी पैसा खर्च किया गया। अंग्रेजी शासन ने पैसा एलोकेट किया लोगों को डिवाइड करने के लिए। तो अब जो उभरती हुई लीडरशिप थी अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, उस पर अगर नजर डालें हम, तो हमें दिखाई देता है कि दो बड़ी शख्सियतें उभरती, एक गांधी और एक नेहरू। ये शख्सियतें, ये शिल्पकार हैं, जो बहुत बड़े शिल्पकार हैं, एक मूरत खड़ी करने में, जिसको मैं हिंदुस्तानी पहचान की मूरत कहता हूं। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट्स ने इसमें योगदान नहीं दिया है, उनका बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि कम्युनिस्ट भी इन हदों को, ये जो डिवाइड करने वाली, बांटने वाली हदें थी, इनके खिलाफ खड़े थे। यहां पर ज्यादातर कांग्रेस की लीडरशिप, जो शायद खुद बहुत सारी चीजों में यकीन नहीं रखते थे लीडर्स, वो भी गांधी और नेहरू की लीडरशिप में आवाज से आवाज मिला रहे थे कि हम एक ऐसे मूर्ति की गणना करेंगे जिसे हम हिंदुस्तानी होना कह सकें, एक ऐसे ख्वाब को देखेंगे जिसमें हर एक शामिल, जिसमें आखिरी इंसान तक शामिल हो। और तब गांधी की यह समझ में आता है कि उन्हें खड़ा होना पड़ेगा कास्ट सिस्टम के खिलाफ। और कास्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा खराब बात जो थी, जो गांधी शुरुआत करते हैं समझने की, वो थी अनटचेबिलिटी। गांधी अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते हैं। शुरुआत के पीरियड में गांधी को कास्ट सिस्टम से कोई परेशानी नहीं, और सबसे बड़ी परेशानी उनको अनटचेबिलिटी से है। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो आखिरी आदमी को इस जंग का हिस्सा बनाना चाहते। क्यों जरूरी था यह आखिरी आदमी? जरूरत इसलिए थी कि बटे हुए समाज के अंदर, एक ऐसे समाज के अंदर जिसमें इंसान को इंसान ना समझा जाए, जिसमें उसके छूने से, किसी इंसान के छूने से अपवित्र हो जाए, वो सिन माना जाए, वो आपको दूषित कर दे, ऐसे हदों में रहेंगी, ये हमारा स्ट्रक्चर था। औरतें ढोर डांगर की तरह से हैं, उनको घर की चार दीवारी में रखा जाए, वो बराबर नहीं हो सकती मर्द की। नीची जात बराबर नहीं हो सकती ऊंची जात के, औरतें मर्दों के बराबर नहीं हो सकती। हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं, सिख ईसाई अलग अलग हैं, ये सारे एक दूसरे की बराबरी नहीं हो सकती।
प्रॉपर्टी रखने का, यानी संपत्ति रखने का सबको हक हो ही नहीं सकता। वो तो राजाओं और नवाबों को है और वो जमींदारों को है। शिक्षा का हक नहीं था। शिक्षा का हक सबको हो ही नहीं सकता। अगर श्लोक पढ़ जाए कानों में तो उस आदमी के कानों में पिघला करके शीशा डाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोर पाप हो गया। इनको कंट्रोल करने के, ये इन हदों को अपनी जगह पे रखने के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जो हमारी फिलॉसफी का मेन डोमिनेंट जो मुख्य धारा थी, उस सोच का हिस्सा था। और वैसे ही हमारा समाज गठित किया गया था कि सब में बंटवारा है। सबसे बड़ा हमला गांधी शुरू करते हैं अनटचेबिलिटी के ऊपर। बाद में आते आते वो कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन उनका पहला बड़ा हमला है अनटचेबिलिटी को लेकर के। इसमें बाबा साहब अंबेडकर या उनसे पहले ज्योतिबा फुले, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, कम रोल नहीं। इन लोगों ने सोच को बदलने की हिंदुस्तान में जो कोशिशें की, आज हम उसको आधुनिक हिंदुस्तान में देखते हैं। जो बदलाव आए हैं इनकी वजह से, इनकी सोच की वजह से और इनके कामों की वजह से और इनकी दृढ़ता की वजह से। मैं वापस लौटता हूं गांधी के ऊपर। कुछ ऐसी कोटेशंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गांधी 1936 आते आते कहते हैं कि I merely say that the idea that physical contact with some person is a sin is itself sinful. 1924 में ये गांधी लिख रहे हैं। मैं 1936 वाली कोटेशन पे भी आता हूं, लेकिन ये कहना उस समाज के अंदर, जो समाज गठित ही इस बात पे किया गया हो कि इंसान इंसान बराबर नहीं है, वहां ये कहना कि किसी इंसान के छू जाने से पाप लगेगा, इससे ज्यादा बड़ा पाप, ऐसा सोचने से ज्यादा बड़ा पाप और क्या हो सकता है। इसे खुद पाप कहना अपने अंदर उस वक्त, अब से लगभग 100 साल पहले, ये बहुत हिम्मत की बात थी। ये आगे चल के वो लिखते हैं कि अनटचेबिलिटी इज अ ब्लॉट अपॉन हिंदुइज्म एंड मस्ट बी रिमूव्ड एट एनी कॉस्ट. Untouchability is a poison which, if we do not get rid of in time, will destroy Hinduism. वो हिंदुओं को ये समझा रहे हैं। इसके बावजूद कि अनटचेबिलिटी सिर्फ हिंदुओं में नहीं थी, मुसलमानों में भी अनटचेबिलिटी मौजूद थी, इस देश में आज भी मौजूद है। ये कहना कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है और इसको हर सूरत में, हर कीमत पर इसको हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, एक बड़ी बात। वो कह रहे हैं कि ये समाज के अंदर जहर की तरह से है और इस जहर से हमें छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, वरना ये खुद हिंदुइज्म को खत्म कर देगी। एक जगह वो और बहुत करेजस बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं दोबारा पैदा होना नहीं चाहता, और मैं अगर पैदा हो जाऊं तो चाहता हूं कि किसी अछूत के यहां पैदा हो, ताकि मैं उनका दर्द समझ सकूं, ताकि मैं उनकी पीड़ा समझ सकूं, ताकि उनके ऊपर जो लाछन लगाए जाते हैं उनको समझ सकूं और उनसे, उनके खिलाफ संघर्ष करके अपने को भी आजाद कर सकूं और अपने यहाँ के अछूतों को भी आजाद कर सकूं। ये कुछ राइटिंग्स हैं, ये भी उन्होंने 1936 में लिखी। और हमें मालूम है कि गांधी लगातार अनटचेबिलिटी के खिलाफ बात करते रहे। उस वक्त ये कहा जाने लगा था देश के अंदर
कि अगर हम अछूतों को पूरी तरह से आजाद कर देंगे, उन्हें बराबरी का हक दे देंगे, तो फिर सफाई कौन करेगा? आज शायद आप इस बात को बहुत ज्यादा महत्व ना दें, लेकिन उस वक्त के लोग सोच सफाई करने के, तो हर शख्स सफाई करने की कोशिश करेगा और उसके लिए तैयार होगा। ये बात सोचना उस समाज में कितना मुश्किल था, इसे कहना और भी मुश्किल था। इसके आगे वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि वो इस आजादी और इस बराबरी के बाद मना कर देते हैं इस काम के करने से, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए अपनी सफाई खुद करने के लिए। ये भयंकर चोट थी उस सोच के ऊपर जो ये कह रही थी कि किसी और तरह का हम ख्वाब देख ही नहीं सकते, मानवता और हिंदुस्तान देख ही नहीं सकता सिवाय इसके कि कास्ट सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है। गांधी गांव के बारे में जब बात करते हैं तब भी वहां ये कहते हैं, विलेज स्वराज करके उन्होंने जो लिखा था आर्टिकल, उसमें भी ये बात कहते हैं कि गांव के अंदर कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाएगा। वो वहां एजुकेशन की बात करते हैं, वो वहां प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कैसे किया जाएगा, वो वहां एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा, किस तरह से इलेक्शन होंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल्स देते हैं, पूरा ख्वाब है और उसका एक बड़ा ब्लूप्रिंट है उनके पास। ये हैं गांधी, जिनको यकीन है इस बात का कि जब तक हम अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, हम इंपीरियलिज्म के खिलाफ अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। और इस प्रोजेक्ट का अहिंसा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो हिंसा देख चुके हैं 1857 की और उसके बाद लगातार होने वाली हिंसा की। गांधी की इसके ऊपर पैनी नजर है। ये उनका अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इसको डेवलप करते हैं। जाहिर है कि रूस के एक बड़े राइटर्स से दिया हुआ अहिंसा का प्रोजेक्ट, लेकिन गांधी इसको परफेक्शन तक ले जाते हैं और ये कहते हैं कि जो समाज होगा, गांव उसकी इकाई होगी, उसमें कास्ट सिस्टम खत्म होगा और वहां पर अहिंसा के उसूलों के ऊपर चल करके एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। यहां नेहरू जो बाहर से पढ़ के आए हैं, नए ख्यालात लेकर के आए हैं, उन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम देखा है गांधी के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, जो नए ख्यालात को, नए समाजी ढांचों को ढालने की कोशिश कर रहा है। वहां भी संघर्ष चल रहे हैं, यहां भी संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष में नेहरू खड़े होकर के साइंस के साथ, विज्ञान के साथ हमें जोड़ने की बात कर। नेहरू पॉलिटिशियन हैं, गांधी पॉलिटिशियन हैं, बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिशियन हैं, और ये लोग बहुत बड़े बुद्धिजीवी भी। इनके चारों तरफ बुद्धिजीवियों की एक फौज है, उसमें बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, बेहतरीन राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कलाकार हैं, नॉवेल लिखने वाले हैं, तरह तरह के लोग हैं। और हमारी ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसकी परवरिश, इसकी अपब्रिंगिंग, इसकी देखरेख इस माहौल में हो रही है, उन लोगों के बीच हो रही है जो हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन दिमाग है। और इस परवरिश में नेहरू जैसा आदमी जो साइंटिस्ट नहीं है, वो कहता है कि हिंदुस्तान के गठन का आधार साइंटिफिक टेम्पर पे, और वो साइंटिफिक टेम्पर की परिभाषा जब देता है तो कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक आजाद मनुष्य का दृष्टिकोण है।
जो सारे बंधनों से आजाद होकर के सोच सके और अपनी सोच को डेवलप कर सके, विकसित कर सके। इस सोच का हिस्सा क्या क्या है? इस सोच का हिस्सा वही है जो गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच का हिस्सा है इंसान बराबरी। इस सोच का हिस्सा है शिक्षा सबके लिए। इस सोच का हिस्सा है मर्द और औरत की बराबरी। इस सोच का हिस्सा है हर इंसान का हक देश की संपत्ति पर होना। इस सोच का हिस्सा है कि पुरानी मान्यताओं को छोड़ करके नई आधुनिक जानकारी पर नई मान्यताओं का गठन, पुराने रूढ़िवाद को, अंधविश्वास को छोड़ करके नए देश का गठन वैज्ञानिक सोच के। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं हिंदुस्तानी होने की पहचान में। और तब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं, एकजुट होना शुरू होते हैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ। सबको ये लगता है कि मैं अगर हिंदुस्तानी हूं तो इस बदलाव की जो अंग्रेजी शासन के आने के बाद होगा, मेरा ख्वाब भी उस बड़े ख्वाब का साथ देगा। और वो बड़ा ख्वाब जो हिंदुस्तानी होने का ख्वाब है, जो भारतीय होने का ख्वाब है, जो इंडियन होने का ख्वाब है, वो मेरे ख्वाब को ताबीर तक पहुंचाएगा, उसको रियलिटी बनाएगा। विघटनकारी शक्तियां अपने कामों में लगी हुई हैं और हमें मालूम है कि इन विघटनकारी शक्तियों को अंग्रेजों ने किस तरह से बल दिया और इन्होंने किस तरह से अंग्रेजी शासन के पैर छुए। सावरकर ने किस तरह के लेटर्स लिखे, बार बार मुस्लिम लीग ने किस तरह से इनके साथ गठजोड़ करके अंग्रेजों की साजिशों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को हार की तरफ ढकेलने की कोशिश की। और आखिरकार इन दोनों शक्तियों ने, और मैं फिर इस बात को जोर दे करके कहना चाहता हूं कि जिन्ना हो, सावरकर, गुरु गोलवालकर हो, मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, जमाते इस्लामी बाद में बनी, या आरएसएस हो, इनकी दोनों की भागीदारी उतनी ही है, इन दोनों का जुर्म उतना ही है देश के बंटवारे में। 10 लाख लोगों की मौत के ये दोनों बराबर भागीदारी। 2.5 करोड़ लोगों के घर से बेघर होने के, यहां से वहां और वहां से वहां लाचारी की, बदहाली की हालत में छोड़ करके अपने घरों को आने की जिम्मेदारी ये है। दोनों का जुर्म एक सा और एक तरह का है। बहरहाल हम आजाद होते हैं और जब हमें आजादी मिलती है, खून से खींची हुई लकीर पर जो अंग्रेजों की साजिश का हिस्सा थी, जिसमें हिंदू फंडामेंटलिस्ट और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बराबर के भागीदार थे, तो खून से खींची हुई लकीरों के बाद ये देश आजाद होता है। पाकिस्तान जो अपना गठन करता है वो हमें मालूम है कि धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर करता है और धर्म उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है, उनकी राजनीति का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश में वो जो ख्वाब था वो इतना स्ट्रांग है कि हम मुस्लिम और हिंदू फंडामेंटलिस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। गांधी अपनी जिंदगी की बलि देते हैं और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में, तो वो उस ख्वाब को ही दर्ज करता है। हमारा देश उस ख्वाब को दर्ज करता है जिसमें इंसान इंसान बराबर होगा।
जिसमें हर एक को वोट डालने का हक होगा, जिसमें हर एक को सरकार चुनने का हक होगा, जिसमें हर एक को सरकार में होने का हक होगा, जिसमें औरत मर्द बराबर होंगे, जिसमें हर बच्चे का हक होगा कि उसको शिक्षा मिले, जिसमें हर इंसान को संपत्ति रखने का पूरी तरह से हक होगा, बराबर का हक, जिसमें अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, अनटचेबिलिटी को पाप माना जाएगा। ये ख्वाब हमने अपने संविधान में दर्ज कर दिया। वो लोग जो नहीं मानते थे इस ख्वाब को, उनकी भी ये हिम्मत नहीं थी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो मर्द औरत की बराबरी अपने घरों में प्रैक्टिस नहीं करते थे। आज भी बहुत सारे एमपीज हैं जो मर्द औरत की बराबरी अपने घर में अपने बेटी बेटा के साथ, अपने बीवी और अपनी मां के साथ नहीं करते हैं प्रैक्टिस। आज भी ऐसे हैं एमपीज, और उस वक्त कहीं ज्यादा थे, जो किसी दलित के हाथ का पानी नहीं पी सकते थे। आज भी ऐसे हैं लोग जो इस देश में मानते हैं कि हर बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, उनके बच्चे को मिलनी चाहिए, वो ऊंची जात के हैं, वो पैसे वाले हैं, और इसलिए यूनिवर्सिटीज की फीस लगातार बढ़ाने की कोशिश, और उसके साथ साथ अपने नालायक बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का गठन करके उनमें एडमिट करने की कोशिश की जा रही है। ये संविधान के ऊपर हमला है। आज संविधान के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, उस ख्वाब के ऊपर हमला हो रहा है जो बराबरी का ख्वाब। मैं ये समझता हूं कि आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने की कोशिश की जाए तो पार्लियामेंट में बहुत मुश्किलें पेश आ जाएंगी, पर उस वक्त ये अद्भुत घटना हुई, एक देश पैदा हुआ, और गांधी और नेहरू इनकी अगुवाई में पूरी कोशिश की गई कि उस ख्वाब को शक्ल दी जाए, एक ऐसे देश का गठन किया जाए जो अहिंसा पर आधारित हो, एक ऐसे देश का गठन किया जाए जो दुनिया में नॉन अलायंट मूवमेंट की अगुवाई कर सके। पर हमें यह मालूम है कि इस ख्वाब के ऊपर हमले भी उतनी ही तीव्रता से जारी रहे। 2014 के बाद हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे उस ख्वाब के ऊपर हमलों की तादाद कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जो इंसानी हक है उसमें प्रोटेस्ट, विरोध, प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हमको लगातार दिखाई दे रहा है। जो हमसे अग्री नहीं करते हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें झूठे केसेस में जेल के अंदर भेज देंगे। यही करता था अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें आज ये होता हुआ दोबारा से दिखाई दे रहा है। यूएपी जैसा खतरनाक कानून इस तरह से लगाया जा रहा है जैसे किसी को तनख्वाह दी जा रही है, ऐसे बांटा जा रहा है जैसे वो प्रसाद हो। आज गांधी और नेहरू को दोबारा याद करना बहुत जरूरी है। आज स्वतंत्रता संग्राम को दोबारा याद करना जरूरी है, इसलिए कि इस ख्वाब को गढ़ने में
मैं पूरा करने की बात नहीं कह रहा हूं। गढ़ने में बहुत परेशानियां आई। अगर ये ख्वाब तोड़ दिया गया तो फिर देश को इकट्ठा रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि गांधी और नेहरू को और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक बार फिर से उठ करके उस पर दोबारा नजर डालने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।